स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत पे, फोन पे, गूगल पे, फिन पे, पे 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 कोई ना कोई पे तो यूज करते होगे या कभी ना कभी किया होगा। उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है, वो पे किस पे डिपेंडेंट है, किस तरीके से चलता है और वो किस बैंक द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जिस पे आरबीआई द्वारा बैन लगाया गया है या उसकी एक्टिविटीज को सस्पेंड किया गया है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर, बड़ा भाई सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS एग्जामिनेशन का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमारे कोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमारा कोर्स जो शुरू होने वाला है वो 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव एक्सप्लिसिट कोर्स है, जो कि आपको क्रैश कोर्स के रूप में प्रीलिम्स के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाएगा। All the concepts of prelims would be revised by top faculties in about 200 hours. 200 घंटे के इस कोर्स में आपको लाइव टीचिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपको हर क्लास के बाद उसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में, और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि मेंटरशिप सेशंस आप लोगों के लिए हमेशा हम अवेलेबल रखते हैं, और ये सारी ही चीजें एक बहुत ही हेवी डिस्काउंटेड प्राइस पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। लेकिन ये तभी होगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करें, मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पे। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दूं मैं कि स्टडी IQ हिंदी आप तक लेकर आया है। जितने हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम की पूरी टीम आप तक सेम जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच लेकर आई है, जो कि पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स का और मेंस का। तो वो कोर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। GS फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम भी है 2024 के लिए, ऑप्शनल बैचेस भी हैं, NCERT के बैचेस भी हैं। All these batches are available at a heavily discounted price, but कोड एक ही है जो आपको यूज करना है, वो है सांघी लाइव। और ये जितने PDFs हैं ये आपको अवेलेबल रहेंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS Academy. So do subscribe to my telegram handle Ayush Sanghi's IAS Academy and get extreme very good value added content. खूब सारा वैल्यू एडेड कंटेंट सारे ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिलेगा, चाहे वो इंस्टा हो, टेलीग्राम हो या ट्विटर हो। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आरबीआई ने किया क्या। एक बैंक है, उसका नाम है SBM बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की एक्टिविटीज पे एक टेम्पररी रोक यानी कि बैन लगाया गया है आरबीआई द्वारा। तो SBM जो बैंक है वो कौन सी एक्टिविटी या किस तरीके की एक्टिविटी कंडक्ट करता है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पे आरबीआई ने रोक लगाई। ये चीज हाल ही में हुई है that the RBI has barred SBM India to stop all transactions under LRS with immediate effect. यहां पे SBM के बारे में बताएं कि ये एक मॉरिशस बेस्ड एंटिटी है जिसकी सब्सिडरी भारत में खोली गई है। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, लेट्स डिस्कस व्हाट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो जैसा आप जानते हैं, कई सारे लोग हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं। आप उनको NRIs कह सकते हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन कह सकते हो, आप वो फॉरेनर सिटीजन, फॉरेनर्स हो सकते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्रीज के सिटीजन हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, यानी जो यहां से गए थे, भारत से बाहर गए थे रहने के लिए, काम करने के लिए, फिर वहीं की सिटीजनशिप ले ली, जैसे सुंदर पिचाई साहब हैं, या ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं अभी अमेरिकन सिटीजन हैं, तो ये PIO कहलाते हैं, या उनके जो बच्चे हैं वो PIO कहलाएंगे। तो जितने लोग बाहर जाते हैं, इसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो भारत में वापस अपनी फैमिलीज को, जितने लोग भारत में हैं उनको पैसा भेजते हैं। तो जनरली वो रिलेटिव्स होते हैं, वो फैमिलीज होती हैं, इन लोगों को पैसा वापस भेजा जाता है। सो मनी इज सेंट टू दीज पीपल। जब इनको पैसा भेजा जाता है तो वो पैसा भेजने का जो प्रोसेस है वो आपकी कंट्री द्वारा अलाउ किया जाना चाहिए। तो जितने लोग हैं, दे सेंड मनी बैक टू देयर फैमिलीज। इस
फैमिली इस मनी सेंडिंग को कहा जाता है रेमिटेंसेस। दिस इज कॉल्ड एज अ रेमिटेंस। रेमिटेंस यानी आप कुछ रेमिट कर रहे हो, इस केस में यू आर रेमिटिंग मनी। सवाल ये उठता है कि आप रेमिट कितना कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जो हमारी कंट्री वो कितना अलाउ करती है। इसलिए वर्ड यूज किया जाता है लिबरलाइज्ड या लिबरल, कि आप कितने लिबरल हो रेमिट करने में, या आपका सेंट्रल बैंक कितना अलाउ करता है रेमिट करने में। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो भारत के बाहर रहते हैं, जिनको पैसा रेमिट करना है वापस अपने देश में, उनके लिए एक लिमिट सेट करी गई है और वो है 250,000 यूएस डॉलर्स। $2.5 लाख तक का रेमिटेंस जो है वो इंडिविजुअल्स जो भारत के बाहर रहते हैं वो भारत में पैसा रेमिट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी पैसा रेमिट हो सकता है, लेकिन दैट वुड रिक्वायर परमिशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। देखिए जी, LRS allows all Indian residents to make individual foreign exchange transactions with relative ease। तो क्या करते हैं, एक लिमिट सेट करी हुई है $2.5 लाख प्रति फाइनेंशियल ईयर फॉर करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसके अंतर्गत $2.5 लाख प्रति साल वो वहां से यहां रेमिट कर सकते हैं। एनी रेमिटेंस एक्सीडिंग दिस वुड रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर आपको मैं ये बता दूं कि ये जो रेमिटेंस है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स, यानी कि जैसे हम जैसे लोग हो गए, आप हो गए, हम हो गए, इंडिविजुअल्स भेज पाएंगे। कोई कंपनी है, कोई कॉर्पोरेट है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, HUF टाइप कोई चीज है, वो पैसा रेमिट नहीं कर सकते। दे कांट रेमिट मनी बैक टू इंडिया, या उनके लिए ये लिमिट नहीं है। सो कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, HUF, ट्रस्ट एटसेट्रा आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स एम्बिट। ये भी लीगल एंटिटीज हैं, लेकिन ये लीगल एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल है, इनको अलाउड नहीं है। किनको अलाउड है? इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट्स आर परमिटेड टू रेमिट फंड्स अंडर LRS। However, it is available to minor provided that Form A2 is countersigned by the minor's natural guardian, जो कि बड़ी नेचुरल बात है। माइनर की मेंटल फैकल्टीज उतनी मैच्योर नहीं होती, उनका दिमाग उस तरीके से मैच्योर नहीं होता, तो उनके बिहाफ पे कोई और अप्रूव करता है कि भाई इसको ट्रांसफर करने हैं, हम इनके बिहाफ पे अप्रूव करते हैं। तो ये हुई रेमिटेंस फ्रॉम द अदर कंट्री बैक टू इंडिया। अब आते हैं रिवर्स रेमिटेंस पे। रिवर्स रेमिटेंस मतलब भारत से भी तो रेमिटेंस बाहर जाती है, उस पे भी LRS अप्लाई होती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। वो भी किसको अलाउड है? वो भी इंडिविजुअल्स को अलाउड है, दैट दे आर परमिटेड टू काउंटर और दे आर एबल टू रिवर्स रेमिट द मनी बैक टू इन सम अदर कंट्री। वो भी चीज अलाउड है, उसमें भी इंडिविजुअल्स जो है वो अलाउड होते हैं। तो कौन कौन रेमिट कर सकता है? इस टाइप के लोग इस LRS स्कीम के अंतर्गत कर सकते हैं। बाकी लोग भी किसी ना किसी अलग तरीके से कर सकते हैं। कंपनीज भी करती हैं पैसा, लेकिन वो LRS में नहीं कर सकती, वो इस लिमिट के तहत नहीं कर सकती। दैट इज द एंटायर लॉजिक। तो इस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत भारत से रिवर्स रेमिटेंस कितना हुआ है, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है $7 बिलियन की। सो 21-22 यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, वी रिकॉर्डेड $19.6 बिलियन रिवर्स रेमिटेंस एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर LRS, मेकिंग एन इंक्रीज ऑफ $7 बिलियन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 7 बिलियन का इंक्रीज देखा गया। और ये पूरी आप कैलकुलेशन यहां देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 14 में तो आप देख सकते हैं $1 बिलियन के आसपास रेमिटेंस हुआ था भारत से बाहर के देशों में, क्योंकि जैसे हमारे लोग बाहर जाके रहते हैं, बाहर के लोग भी यहां के रहते होंगे, तो वो अपनी फैमिलीज को बाहर पैसा रेमिट करते होंगे। सो दिस वाज $1 बिलियन 9 years बैक, और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये जो है $19 बिलियन क्रॉस कर गया है, $19.6 बिलियन टू बी प्रिसाइज, विच इज एन इंक्रीज बाय $7 बिलियन फ्रॉम इट्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब कितना पैसा जो है यहां से बाहर जा रहा है, मतलब कितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया ऑफर कर रहा है कि लोग बाहर से यहां पे आके पैसा कमाएं और यहां से रिवर्स रेमिट करें। तो इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। यह किया जाता है बैंक्स के थ्रू, दिस इज डन बाय बैंक्स। तो इसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में कि आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की जो इंडियन सब्सिडियरी है उसके खिलाफ एक्शन क्यों लिया। व्हाई डिड द आरबीआई टेक एन एक्शन? तो इसके लिए हमें कई सारे एंगल समझने पड़ेंगे। बैंकर्स से दैट द एक्शन मे हैव बीन टेकन बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस, कि एसबीएम एक बैंक है, उसने आरबीआई के रूल्स और गाइडलाइंस के तहत कंप्लाई नहीं करा, इसलिए एक्शन लिया गया है।
सो ड्यू टू सर्टन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स ऑब्जर्व्ड एट द बैंक, कि बैंक में सुपरवाइजरी कंसर्न से जो कि गाइडलाइंस को फॉलो ना करने पे होती है। यहां पे ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि एसबीएम, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एक ऐसा बैंक है जो पहली बार कटघरे में या जो पहली बार निगरानी में नहीं आया है, जिसके ऊपर पहली बार ये पेनल्टी नहीं इंपोज हुई है। ये चीज पहले भी हो चुकी है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी इंपोज हुई थी पास्ट में, जब इनके खिलाफ इररेगुलरिटीज नोटिस करी गई थी। इट वॉज नोटिस्ड। सो अक्टूबर 2019 में आरबीआई had imposed a penalty of 3 crores on SBM Bank for non-compliance by SBM Bank Mauritius Limited। तो ये चीज है, इसका मतलब SBM बैंक द्वारा कुछ डेफिनेट इरेगुलरिटीज टाइम के हिसाब से करी जाती हैं। उनको रोकने के लिए आरबीआई जो है इस टाइप के कदम उठाता है। इट बेसिकली टेक्स सच एक्शन। तो अभी पूरा इशू समझने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वो ये है कि मॉरिशस से ही इतने इश्यूज क्यों होते हैं। मॉरिशस जो है उस देश में ऐसा क्या है, व्हाट इज देयर इन मॉरिशस। मॉरिशस एक छोटा सा तो आइलैंड देश है, वहां से क्या ही कर लोगे, क्या कर सकते हो। ये देखिए, ये जो टर्म आपके सामने लिखी है, ये टर्म है जो आपको टैक्स फ्री बनाती है। एक तरीके से इट मेक्स यू अ टैक्स फ्री कंट्री। मॉरिशस इज अ टैक्स हेवन, हेवन नहीं हेवन, HAVEN। मॉरिशस जो है वो टैक्स हेवन बना स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एसबीएम इंडिया। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो यहां पे हुआ क्या, ये देखिए, मैंने आपके लिए मैप इंक्लूड करा है जहां पे क्या चीजें दिखाई गई हैं। व्हाट हैज बीन शोन ओवर हियर, दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू, दैट व्हाट इज और व्हाट हैज बीन शोन इन केस ऑफ मॉरिशस। तो ये आप देख सकते हैं, व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, ये मॉरिशस है और ये भारत है। दिस इज मॉरिशस एंड दिस इज इंडिया। So what is happening is that मॉरिशस में एक एंटिटी या कंपनी, कोई सी भी एक कंपनी है एस्टैब्लिश हुई। द कंपनी गॉट एस्टैब्लिश्ड इन मॉरिशस। इस कंपनी द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इस पे जो रिटर्न्स आते हैं, जो ROI आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स वगैरह आते हैं, या जो भी कैपिटल गेन्स होते हैं, ये वापस मॉरिशस राउट करे जाते हैं, क्योंकि ग्रुप कंपनी या पेरेंट कंपनी या ओरिजिनल कंपनी तो वहीं की है। तो पैसा यहां भेजा जाता है। पैसा जब यहां भेजा जाता है तो होता यह है कि मॉरिशस में उन पैसों पे, उस गेन पे, उस कमाई पे टैक्स बहुत कम लगता है। टैक्स इज एट इट्स लोएस्ट रेट। तो अगर भारत में मान लीजिए 25 से 30% टैक्स है, तो मॉरिशस में उसी काम का लेस देन 5% टैक्स लगता है। इस कारण बहुत सारी एंटिटीज स्पेसिफिकली जो एशिया में इन्वेस्ट करती हैं, चीन में, भारत में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, वो वाया मॉरिशस इन्वेस्ट करती है। दे इन्वेस्ट वाया मॉरिशस। तो मॉरिशस में वो अपनी एंटिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है जी, आप करो, आप एक टैक्स हेवन का, तो इसको कहा जाता है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का फायदा उठाते हैं आप, या टैक्सेशन स्ट्रक्चर का फायदा उठाते हैं, ये काम किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप ये चीज सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अगर ऐसी चीज करी जाती है तो उसमें क्या बताया जाता है, व्हाट इज शोन। व्हाट इज शोन ओवर हियर इज, यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये जो कंपनी एस्टैब्लिश होती है, ये कोई ओरिजिनल कंपनी नहीं होती। इसको बोलते हैं शेल कंपनी। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ शेल कंपनी। शेल कंपनी का मतलब अभी थोड़ी देर में बताता हूं। शेल कंपनी है जो कि एक इंडियन कंपनी ने ही एस्टैब्लिश करी है। एन इंडियन कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड शेल कंपनी इन मॉरिशस, जिसके द्वारा इन्वेस्टमेंट दिखाया और पैसा जो है मॉरिशस राउट करके ले जाया गया और उसके ऊपर टैक्सेस सेव कर लिए। This was a loophole that was being misused by most of the Indian businessmen by going to Mauritius and investing from there. So it became a massive offshore financial center. ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर क्यों हुआ? क्योंकि मॉरिशस गवर्नमेंट ने उस कंट्री को टैक्स हेवन डिक्लेयर कर दिया कि वहां पे टैक्स रेट बहुत कम है, दैट सर्विस्ड द बैंकिंग नीड्स ऑफ द फॉरेनर्स। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो टैक्स हेवन एक ऐसा ज्यूरिसडिक्शन है दैट हैव वेरी लो टैक्सेस, ना के बराबर टैक्सेस होते हैं, और वहां पे आपको कुछ लीगैलिटीज, कंप्लायंसेस, गाइडलाइंस कुछ नहीं चाहिए। नो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉरेन एंटिटीज, इंडिविजुअल्स विलिंग टू पार्क मनी इन देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा पार्क करा, वहां के थ्रू आपने पैसा यहां पे दिखाया, इन्वेस्टमेंट दिखाया, और आप वापस पैसा वहां ले गए जिसपे आपने टैक्सेस को सेव करा। ये है मॉरिशस रूट। मॉरिशस या कोई भी देश, केमन आइलैंड्स है, मॉरिशस है, स्विट्जरलैंड है,
और भी कई सारे देश हैं। ये देश ऐसा क्यों करते हैं? वाई आर दे टैक्स हेवन्स? उनको टैक्स हेवन इसलिए कहा जाता है, या टैक्स हेवन वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उस देश में कमाई का और कोई जरिया नहीं है। भाई आइलैंड देश में कोई इंडस्ट्री तो आप लगा नहीं सकते। आइलैंड तो वैसे ही एक एलिवेटेड पहाड़ है, उस पर इंडस्ट्री लगाओगे तो अर्थक्वेक आ जाएगा। ठीक है, वो दैट इज नॉट इकोलॉजिकली फ्रेंडली, दैट इज नॉट इकोलॉजिकली पॉसिबल। एनवायरमेंटली इट वुड बी अ डिजास्टर। तभी मॉलडीव्स है या कोई भी और आइलैंड कंट्री है, ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। यहां पे टूरिज्म पे, नेचुरल ब्यूटी पे, फिल्मों की शूटिंग होती है। तो अगर उनको इकोनॉमिकली और डेवलप करना है तो उनको पैसा चाहिए। अब सवाल ये उठता है पैसा आए कहां से? इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो नहीं सकता, टूरिज्म एक लिमिटेड सेक्टर है। तो मॉरिशस गवर्नमेंट ने अपने आप को एक टैक्स हेवन बना लिया। It needed to find a way to attract capital, so it turned itself into a tax haven. तो इंडियंस के लिए वो चीज बहुत सूटेबल थी, जो कि आप इस चार्ट या इस ग्राफिक के द्वारा देख सकते हैं कि होता क्या था एक्चुअली। तो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट की जगह क्या होता था कि मान लीजिए एक कंपनी भारत में है, देयर इज अ कंपनी इन इंडिया बाय द नेम ऑफ कंपनी ए। इस कंपनी की ट्रांजैक्शंस भारत में चल रही हैं। ये कंपनी टैक्स सेव करना चाहती है, तो ये क्या करती है? एक कंपनी बी क्रिएट करती है मॉरिशस में। आसानी से वहां कंपनी क्रिएट होती है, रेजिडेंसी परमिट नहीं चाहिए, कंप्लायंस प्रोसीजर्स कुछ नहीं चाहिए, जैसा हमने अभी देखा। इसको बोला जाएगा शेल कंपनी, क्योंकि ये कंपनी ए द्वारा कंपनी यहां पे एस्टैब्लिश करी गई है। दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब इसके थ्रू आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट दिखाते हो। यू मेक एन इन्वेस्टमेंट वाया दिस कंपनी इनटू इंडिया। व्हाटएवर गेन्स आर रियलाइज्ड बाय दिस इन्वेस्टमेंट, जो भी गेन रियलाइज होता है वो गेन आप वापस इस कंट्री में ले जाते हो या इस कंपनी में ट्रांसफर कर देते हो। और क्योंकि उस कंपनी में ट्रांसफर होता है तो इस पे मॉरिशस गवर्नमेंट का या मॉरिशस का टैक्स रेट लगेगा, जो कि टैक्स रेट भारत के मुकाबले कम है। भारत के मुकाबले ये टैक्स रेट काफी कम है। भारत का टैक्स रेट अगर 30% है तो ये ना के बराबर है, 5-10% टैक्स रेट है। तो इस वजह से टैक्स हेवंस को कंपनीज द्वारा चूज करा जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया लूजेस आउट ऑन अ लॉट ऑफ टैक्सेशन रेवेन्यू। भारत को टैक्सेशन रेवेन्यू का लॉस होता है, क्योंकि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है। आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए यहां पे आए हो। तो ये जो कंपनी एस्टैब्लिश करी जाती है, इसको कहा जाता है शेल कंपनी। शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए खोली जाती है। उसका कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज जस्ट started or it is just established for namesake. So they do not employ anyone, provide any service, कुछ नहीं करते। They are created for money laundering. तो ये जो पूरी एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो ये शेल कंपनी द्वारा करी गई, पैसा वहां ले जाया गया, समटाइम्स फॉर पार्किंग अर्ली स्टार्टअप फंड्स या कुछ। तो इट इज फॉर्म्ड, इसका कोई एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता, ये चीज नहीं है। तो अब मॉरिशस गवर्नमेंट ने इसी तरीके से शेल कंपनीज को एस्टैब्लिश करवा के या ऐसा रूल बनाया जिसके तहत शेल कंपनीज एस्टैब्लिश हो सके। वो उसकी वजह से मॉरिशस के पास अपनी जीडीपी का 50 गुना ज्यादा पैसा हो गया, 50 times more than its GDP. And banks like State Bank of Mauritius benefited from this influx of money too. Obviously जब पैसा आएगा तो पैसों से पैसा बनता है ना। आप अमीर कैसे होगे? 1 रुपए का 2 रुपए बनाओ, 100 के 200 बनाओ, 1 बिलियन के 2 बिलियन बनाओ, लेकिन उसके लिए 1 बिलियन चाहिए, वो यहां से आया। तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस खूब रईस हो गया, सरकारी बैंक है वहां का। सो द टैक्स ट्रीटीज अराउंड द वर्ल्ड वाज स्लोली बीइंग रीवर्क्ड। तो सबको ये लूप होल समझ में आया जो मॉरिशस ने करा है। तो भाई अब ये इतना टैक्सेशन रेवेन्यू लॉस कौन सा देश झेलेगा? तो मॉरिशस जो है वो ऐसी रीवर्किंग ऑफ टैक्स ट्रीटीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तो भारत सरकार ने सन 2016 में एक टैक्स रीवर्क किया गया ट्रीटी को। तो कई बार ऐसा हुआ, यशवंत सिन्हा से लेके चिदम्बरम साहब से लेके कई, मनमोहन सिंह उसके पहले थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने मॉरिशस गवर्नमेंट से बात करी कि भाई इस रूट को बंद करो। मॉरिशस गवर्नमेंट ऑब्वियसली नहीं मानी क्योंकि उनका फायदा था उसमें। तो भारत सरकार ने क्या किया कि उन्होंने 2016 में अपने ही लॉज में थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया। वो अमेंडमेंट ये करा कि आप इस तरीके से जो पैसा राउट करके लेकर जाओगे या जो भी आपको कैपिटल गेन्स होगा उस पे हम ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे वो मॉरिशस से भी पैसा यहां पे लाया गया हो, उस पे भी टैक्स हिंदुस्तान में लगाया जाएगा। तो ये चीज स्पेसिफिकली ट्वीक करी गई। सो वी अग्रीमेंट विद मॉरिशस बैक इन 2016, इंडिया लेवीड कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स राउटेड थ्रू मॉरिशस। कि मॉरिशस से जो भी इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स जो पहले नहीं लगता था हिंदुस्तान में, अब भारत की सरकार उस पे टैक्स लगाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाएगा।
ब्रिंगिंग डाउन द कर्टन्स ऑन द कंटेंशियस 3-decade ओल्ड सिस्टम ऑफ मॉरिशस। मतलब 30 साल तक मॉरिशस ने जो टैक्स हेवन का स्टेटस, इनकमिंग पैसा, फ्री की मनी लॉन्ड्रिंग जो एंजॉय करी है, उस पे पर्दा डाल दिया। ओल्ड रूल दैट अलाउड कंपनीज टू ब्रिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय पेइंग नेग्लिजिबल टैक्सेस, ये काम किया गया। तो कैपिटल गेन्स टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि गेन्स पे लगाया जाता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट या एसेट आप किसी को ट्रांसफर करो तो वो टैक्स लगाया जाता है। तो जो चीज अभी तक मैंने आपसे डिस्कस करी उसको इस फ्लो चार्ट के रूप में विद इन 1 मिनट जो है मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूं, ताकि आपके दिमाग में पूरा इशू बिल्कुल स्टेबल रहे। अभी आगे हमें और समझना है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जो कि टूरिज्म पे चलता है, इट रन्स ऑन टूरिज्म। तो उस टूरिज्म से उनको उतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, तो उसको क्या बनाया गया, टैक्स हेवन बनाया गया, जिसके तहत कंप्लायंसेस आसान कर दिए गए और टैक्स रेट्स मॉरिशस गवर्नमेंट ने नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल कर दिए। सो उससे हुआ ये कि बहुत सारी कंपनीज वहां पे सिर्फ नाम के लिए एस्टैब्लिश होने लग गई, जिनको हम शेल कंपनीज बोलते हैं, और स्टार्टअप्स अपना पहला पैसा जो है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो है, वो पैसा वहां पार्क करने लग गए। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो है वो काफी रईस हो गया, बिकॉज इट हैड एक्सेस टू अ लॉट ऑफ मनी, इट हैड एक्सेस टू अ लॉट ऑफ कैपिटल, तो इट कुड अर्न अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, इट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस इन्फ्लक्स ऑफ मनी टू। तो कंट्रीज दैट डिडंट लाइक दैट मॉरिशस वाज अ टैक्स हेवन, उन्होंने मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ बात करने की कोशिश करी। जब मॉरिशस गवर्नमेंट उन चीजों को नहीं मानी तो ऐसा हुआ कि कंट्रीज ने अपने लॉज को अमेंड कर लिया, जैसे कि भारत ने। तो 2016 में इंडिया ट्वीक्ड इट्स एग्रीमेंट विद मॉरिशस। Back in 2016 as well, and banks in Mauritius felt the heat, including State Bank of Mauritius. उनको हीट इसलिए आई क्योंकि अब वहां पे पैसा भेजने का जो फायदा हो रहा था इंडियन कंपनीज को, वो नहीं हो रहा है। तो क्यों भेजे, वाई शुड बी सेंड, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें, इनकम टैक्स की अथॉरिटीज की नजरों में भी आओगे, आप बुरे भी बनते हो। तो ये सब चीज है। अब आते हैं स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस पे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंगल टू। एसबीएम, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, एसबीएम, और उसका जो सब्सिडरी भारत में एस्टैब्लिश है उसे बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया, एसबीएम इंडिया लिमिटेड। दिस इज द एंटायर थिंग दैट हैज बीन डन इन इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये चीज जो है ये भारत में एक्चुअली कर क्या रही है, व्हाट इज दिस डूइंग इन इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस को यह समझ में आया कि भारत सरकार ने जैसे कर्टन्स डालना जैसे बोलते हैं वो चीज कर दी है ऑलरेडी, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब क्योंकि वो चीज हो गई है, इस वजह से उनको अपनी ऑपरेशंस जो है वो एक्सपैंड करनी थी। तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने एक दूसरा रूट निकाला कि भाई हम तो बैंक हैं ही, और हम एक ऐसे बैंक है जो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं, तो हमें किसी और कंट्री में ऑपरेट करना चाहिए। तो एसबीएम टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी बिजनेसेस इन केन्या, मॉरिशस, मैडागास्कर एंड इंडिया इज नोन एज द एसबीएम ग्रुप। ये कमर्शियल बैंक है, उसने एसबीएम इंडिया एस्टैब्लिश करा। इट एस्टैब्लिश्ड एसबीएम इंडिया। एसबीएम इंडिया एक बैंक को अगर आपको भारत में एस्टैब्लिश करना है तो आपको उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए या लाइसेंस चाहिए, जो बहुत ऑब्वियस सी बात है। एसबीएम बैंक डिसाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी वाज क्वाइट इमेंस इन इंडिया। मतलब ये भी एक तरीका है, ये भी एक बेशर्मी ढीठता का तरीका है कि बॉस ये रूट बंद हो गया तो हम भारत में घुस के जो है वहीं पे फायदा कमाएंगे। एसबीएम बैंक अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस एंड गॉट द अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई इन दिसंबर 2018। एसबीएम बैंक इंडिया हैड अराइव्ड। तो उन्होंने क्या सोचा, व्हाट डिड दे थिंक? भाई एसबीएम बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे एस्टैब्लिश हुआ, हाउ डिड इट एस्टैब्लिश, ये देखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। इसको आपको समझाते हैं। जो इनके इंडिया हेड है सिद्धार्थ रथ, उन्होंने क्या बोला, ये स्टेटमेंट देखिए, फिर मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं। इंडिया सीईओ पुट इट, व्हाट वी वांट इज एन ओपन आर्किटेक्चर बैंकिंग। मतलब अपॉर्चुनिटी देखिए इंसान कैसे क्रिएट करता है, दिमाग लगाने वाली बात है। ओपन आर्किटेक्चर बैंकिंग की बैंकिंग को ओपन कर दो। ओपन कर दो मतलब वी आर द बैंक, वी हैव द लाइसेंस, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। D2C हम नहीं कर रहे हैं। हम जो है, हम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कंज्यूमर, वी वांट द फिनटेक कंपनीज टू कम टू अस। मतलब पूरी गेम ही चेंज हो गई। फिनटेक कंपनीज हमारे पास आए, वो जो हमारे एजेंट्स हो जाएंगे कस्टमर को अपने पास लाने के लिए। इसलिए मैंने शुरू में बोला ये पे 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 पे, तो पे तो कंज्यूमर है ही भाई, आपका किसी ना किसी वॉलेट पे तो अकाउंट होगा। तो अगर आपका किसी वॉलेट पे अकाउंट है, आप उसके कस्टमर हो। उसके पीछे कौन सा बैंक बैंकिंग एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये आपको पता है? नहीं पता, ये बैंक है। सो वे स्टार्टअप्स एंड फिनटेक कंपनीज इंस्ट्रक्टर डू द जॉब्स फॉर अस। ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे पास लाइसेंस है। सो इट विल बी अ हाईली एसेट लाइट मॉडल वेयर इन वील जस्ट बी ओनिंग द ब्रांड एंड चेकिंग मिसयूज। मिसयूज को चेक करना है और ब्रांड को ओन करना है, ये चीज कही गई।
तो एसबीएम बैंक का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है कि भाई, एसबीएम बैंक का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, एसबीएम ने अपनी इंडिया एंटिटी जो है वो एस्टैब्लिश करी, एक लाइसेंस्ड एंटिटी है, इट इज अ लाइसेंस्ड एंटिटी, उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, उसको लाइसेंस मिला, इट्स अ लाइसेंस्ड एंटिटी व्हिच इज वेरी गुड. नाउ व्हाट डिड इट डू? इट बेसिकली, एसबीएम इंडिया, it did not go in the expansion mode. एक्सपेंशन मोड में ये नहीं गए, मतलब इन्होंने ब्रांचेस एस्टैब्लिश नहीं करी. टिपिकली एक बैंक को एक ब्रांच एस्टैब्लिश करने के 2 से 2.5 करोड़ की कॉस्ट आती है. उन्होंने कहा हम नहीं बेयर करेंगे कॉस्ट, वी वोंट बेयर द कॉस्ट. उन्होंने कहा कि हम कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम कैपिटल एसेट ओन नहीं कर रहे. तो तभी ये कहा वी विल हाई एसेट लाइट मोड. एसेट लाइट मोड का मतलब ये होता है कि हमारा एसेट है ही नहीं, कोई ब्रांच नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई रिलेशनशिप मैनेजर्स नहीं, कुछ नहीं. इन्होंने बस लाइसेंस अक्वायर करके फिनटेक कंपनीज को अट्रैक्ट करा. स्लाइस का नाम आपने सुना होगा. फिनटेक कंपनीज जो है अट्रैक्ट हुई इस बैंक की तरफ. ये फिनटेक कंपनीज जो है ये बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करती हैं कि भाई आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, आप क्रेडिट पे सामान खरीद सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो. लेकिन इसके पीछे कौन सा बैंक सपोर्ट कर रहा है? एसबीएम ग्रुप, एसबीएम इंडिया. तो एसबीएम ने ये सोचा कि हम बैक एंड में रहेंगे, वील स्टे बिहाइंड द कर्टन्स, बिहाइंड द विंग्स, आप ऑपरेट करिए और आपको जो बैंकिंग सर्विसेज चाहिए वो हमसे चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का लाइसेंस हमारे पास है. तो इस तरीके से फिनटेक कंपनीज इनके एजेंट्स हो गए कि तुम अपना क्राउड बनाओ, तुम अपना मार्केटिंग करो, जो करना है, हमें अपना नाम भी नहीं चाहिए, और हम जो है हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट द एसबीएम टारगेटेड. सो क्या हुआ? एसबीएम नेवर हार्बर्ड इंटेंशंस ऑफ बिकमिंग अ ट्रेडिशनल बैंक, क्योंकि बहुत दिक्कत है, बहुत उसमें वो है, किचकिच है. It didn't want to set up branches that costed 2 crores across the country. फिर thousands of relationship managers. It didn't want to be a capital intensive bank. इसका बहुत heavy investment हो जाता. तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या करा? पार्टनर करना शुरू करा. SBM does what typical bank does. सब कुछ करता है, डिपॉजिट लेता है, क्रेडिट देता है, वेल्थ मैनेजमेंट करता है, बट क्वाइटली इन द बैकग्राउंड, पता नहीं है किसी को. दे वांटेड देयर पार्टनर्स टू ड्राइव बिजनेस, क्योंकि एजेंट्स हो गए. कौन एजेंट्स हैं? Fintech companies, startup and fintech companies. Not many folks are aware that behind their fintech cards there could be an SBM bank. हमें पता ही नहीं कौन सा बैंक है. हमें फर्क भी क्या पड़ता है भाई? तुम्हारी ऐप डाउनलोड करी, उसमें हमने पैसे डाले और उसके खिलाफ हम क्यूआर कोड देख देख के क्यूआर करते रहते. अच्छा ये इतना, इस तरीके से हम काम करते रहते. तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि फिनटेक क्या होती है, फिनटेक कैसे काम करती है और एसबीएम फिनटेक को कैसे सपोर्ट कर रहे थे. फिनटेक मतलब मिक्सचर ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज का मिक्सचर इज फिनटेक. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो फर्म्स यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू compete with traditional फाइनेंशियल मेथड्स इन द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस. तो फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवर करनी है, जैसे डिजिटल लेंडिंग एंड क्रेडिट, कि आप डिजिटली लेंड कर रहे हो, क्रेडिट पे सामान दो, प्रीपेड कार्ड्स, लोन्स, मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग. ये नॉर्मल बैंक भी करता है, फिनटेक कंपनीज भी करती हैं. तो फिनटेक कंपनीज करने के लिए या आपको ऑपरेट करने के लिए, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको अप्रूवल चाहिए आरबीआई से. अप्रूवल हो जाए उसके बाद आपको एक ऐसे बैंक के साथ पार्टनर करना पड़ेगा जिसके पास लाइसेंस हो, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज तो एक बैंक ही प्रोवाइड कर पाएगा. यस, तो ये देख पा रहे हैं आप, टॉप फिनटेक कंपनीज, ये सारी फिनटेक है. सो लेंडिंग कार्ड, जुपिटर, प्लम, आपने बहुत सारों के नाम भी नहीं सुने होंगे. पेटीएम, ज़ेरोधा का नाम सुना है आपने, वजीरक्स का नाम सुना, ग्रो. सो कुछ काफी इसमें ऐसे नाम हैं. तो आप देख सकते हैं कि कुछ ये सारी फिनटेक कंपनीज है. रेजर पे, ये सब फिनटेक कंपनीज है. ये सब सपोर्टेड है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा. दे आर सपोर्टेड बाय देम. तो फिनटेक कंपनीज जो है वो ट्रेडिशनल बैंक से कैसे अलग है भाई? अगर फिनटेक कंपनीज को पार्टनर करना होता तो ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ कर लेते. फिनटेक के साथ क्यों करा? एसबीएम के साथ क्यों करा? एसबीएम के साथ इसलिए करा क्योंकि पहली बात तो ये है, ट्रेडिशनल बैंक्स के ऊपर कोई, ट्रेडिशनल बैंक्स के पास तो खुद कस्टमर उठ के आता है, एसबीआई के पास खुद जाता है, एसबीएम के पास कोई आएगा नहीं. तो फिनटेक जो है उसको दिखाना पड़ता है कि हम भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बैंक से बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं. वो बेहतर क्या है? देखो, ट्रेडिशनल बैंक्स में कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स है जो कि स्ट्रिक्ट है, वो उससे हिलते नहीं. लेकिन यहां पे लीनियंट और फ्लेक्सिबल है, कम ज्यादा भी चलता है कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स.
ट्रेडिशनल बैंक टारगेट कस्टमर्स विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स, कि सिबिल स्कोर अच्छा हो, ट्रैक रिकॉर्ड है कि ठीक है, साउंड बैकग्राउंड है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट्स द अनबैंकेबल सच एज दोज विद लो क्रेडिट रेटिंग्स आल्सो। तो ये मतलब बेसिकली भाई क्यों जाऊं मैं फिनटेक के पास? तुम ऐसा क्या ऑफर कर रहे हो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, विजया ये सब नहीं ऑफर कर रहे हैं? तो ये सब ये ऑफर कर रहे हैं। लॉन्ग प्रोसेस है यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट लोन आपको मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें करी गई है जो कि डिफरेंस बताती हैं ट्रेडिशनल और हमारे ट्रेडिशनल बैंक में और फिनटेक कंपनीज में। सो हाउ दिस ऑब्सक्योर बैंक, ऑब्सक्योर का मतलब है जो बाहर मॉरिशन बैंक है, फ्रॉम अ फार अवे आइलैंड नेशन बिकम अ डार्लिंग अमंग इंडियन फिनटेक्स। ये डार्लिंग कैसे हुआ? सबसे पहली बात, एसबीएम इंडिया के पास बैंकिंग लाइसेंस था। उस बैंकिंग लाइसेंस के थ्रू आप बैंकिंग ऑपरेट कर सकते थे या बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे। सो दे वर विलिंग टू पार्टनर विद फिनटेक्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज टू फिनटेक्स इंस्टेंटली, क्योंकि स्टार्टअप्स को फास्ट ऑपरेट करना होता है। स्टार्टअप्स वांट टू शो रिजल्ट्स। जो चीज एक ट्रेडिशनल बैंक 4-5 साल में अचीव करता है, वो स्टार्टअप को 1 साल के अंदर अंदर अचीव करना है। जो परमिशंस आपको एक नॉर्मल बैंक 8-9 महीने में देगा, वो आपको एसबीएम 1 हफ्ते में देगा। अगर आपको आज सोचो कि आपको ये काम शुरू करना है, तो एसबीएम के साथ आप विद इन 1 वीक वो काम शुरू कर सकते हो। नॉर्मल बैंक के साथ 6 महीने लगेंगे। तो एसबीएम ने वो सारे लूप होल्स एक्सप्लोर करे ट्रेडिशनल बैंक्स के और उन सबको सॉल्व करा। एसबीएम बैंक हैज एक्चुअली पार्टनर्ड विद ओवर 40 फिनटेक कंपनीज ऑफ इंडिया, जैसे कि आपके जो नियो, जोल्व, व्हिच वाज स्टार्टेड बाय फॉर्मर टैक्सी फॉर श्योर को-फाउंडर। सो यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, इंड मनी, वेस्टेड फाइनेंस, ये सब जो है इसी के साथ पार्टनर्ड है, जो ये फिनटेक कंपनीज है। तो फिनटेक्स चूज एसबीएम ओवर इंडियन बैंक्स, जो मैंने आपको रीजन बताया। लार्ज बैंक्स इन इंडिया आर अ लिटिल कॉशियस अबाउट पार्टनरिंग देम ऑन बोर्ड। बड़े बैंक्स जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वो कॉशियस है। वो कॉशियस क्यों है कि पता नहीं, स्टार्टअप्स पे आसानी से भरोसा नहीं होता, और अब फंडिंग विंटर के बाद तो और नहीं होगा। तो ये चीज है। ऑल्सो लेगेसी बैंक्स आर डिपेंडेंट ऑन फिनटेक फॉर कंज्यूमर्स। उनके पास अपने आप कंज्यूमर आता है, दे गेट द कंज्यूमर देमसेल्व्स, तो उनको जरूरत नहीं है। एसबीएम को कंज्यूमर चाहिए तो फिनटेक्स पकड़ के कंज्यूमर को लाते हैं। दे अक्वायर्ड कस्टमर्स थ्रू देयर ओन ब्रांचेस। अपनी ब्रांचेस के थ्रू वो कस्टमर्स अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका उतना बड़ा नेटवर्क है। दे टेक देयर ओन टाइम फॉर पेपर वर्क, इजिली टेक 8 to 9 months। ये चीज स्टार्टअप्स को मार देती है, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास इतना लंबा समय जो है वेट करने का नहीं है। दे हैव टू एक्ट इंस्टेंटली, दे डोंट हैव द पेशेंस टू वेट फॉर सो लॉन्ग एज देयर बिजनेस इन अप एंड रनिंग, क्योंकि स्टार्टअप्स चलते हैं फंडिंग पे। उनको इन्वेस्टर्स को जवाब देना पड़ता है, नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग रेस करना पड़ता है। जैसा मैंने बताया, जो नॉर्मल इंसान 5 साल में करेगा, वो स्टार्टअप्स को शायद 1 साल में करना होता है। Startups like to move fast and break things. So, SBM Bank was only too happy to oblige. SBM Bank needed the business. उनको बिजनेस चाहिए था। तो SBM ने फिनटेक्स को सब कुछ देना चाहा जो वो चाहते थे, whatever they wanted. Pay the bank the money and it would launch the startup's product. वो स्टार्टअप का प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। स्टार्टअप ने बोला हमें ये सर्विस प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, SBM बैंक बोलता है हम कर देंगे। So all within just a couple of months. तो फिनटेक यूजेस बैंकिंग लाइसेंस ऑफ एसबीएम, वो उसको एक फिक्स्ड फी देता है। एसबीएम उसके बिहाफ पे उसे वो सर्विस प्रोवाइड करता है जो उसको करनी होती है, बाय ऑफरिंग बैंकिंग एज अ सर्विस। तो ये चीज जो है, इसके थ्रू इसको आगे बढ़ाया गया। और ऐसे ही फिनटेक्स काम करती है कि फिनटेक जो है वो पार्टनर करती है, इट पार्टनर्स विद द स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। ऐसा ही एग्जांपल है एक स्पेसिफिक फिनटेक कंपनी का, जिसका नाम है स्लाइस। बाय नाउ पे लेटर, मतलब आपको वो एक कार्ड इशू करते हैं जो कि एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। आप उसको स्वाइप करें तो आपको क्रेडिट मिलता है, आप क्रेडिट पे आपको सामान मिल जाता है, पैसे आप बाद में दे दीजिए। तभी नाम है BNPL, बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब स्लाइस ने क्रेडिट कार्ड दिया है, लेकिन ये बैंकिंग एक्टिविटी कौन करे? बैंक में बैंक टू बैंक कौन ट्रांसफर करेगा? वो करता है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। तो एसबीएम बैंक स्टेप्ड इन हाउ you could swipe the card and simply pay the money later। सिंपल सी बात है, लेकिन पैसा आप बैंक को दोगे। बैंक को तो अभी, या स्लाइस को तो अभी पैसा चुकाना है उस वेंडर को जिसको पैसा जाना है। स्लाइस couldn't do it on its own. It needed a banking partner that had the requisite license. तो एसबीएम ने वो चीज प्रोवाइड करी। It allowed Slice to use its prepaid payment instrument license. प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस बैंक ने इनको इशू करा और इन्होंने क्रेडिट पे आके सामान बांटना शुरू करा। इस तरीके से फिनटेक कंपनीज का फायदा हुआ, क्योंकि कस्टमर का तो बहुत भला हो गया भाई। क्रेडिट कार्ड तुम्हें मिल गया, तुम्हें क्रेडिट रेटिंग कुछ चाहिए नहीं, बैंक में बैलेंस 0 है, फिर भी तुम स्वाइप कर करके सामान खरीदे जा रहे हो, बाद में चुका देना। तो ये इस
तरह से हुआ और ये चीज आगे बढ़ाई गई। इट वॉज इंजीनियस एंड स्लाइस्ड, और एक्टिविटीज में बूम हो गए। ऑब्वियसली सबको उधार पे माल अगर मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, एक तरीके से फ्री में माल मिल रहा है, तो सब जो है बहुत खुश है। तो स्लाइस की एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ी, इतने कंज्यूमर बेस बढ़ गया, उसको देख के दूसरा फिनटेक आ गया, तीसरा आ गया, और what happened? SBM became a darling of all the fintechs. It had become a fintech darling. Other fintechs saw this and wanted SBM Bank to partner in that too. वो चाहते थे कि वो पार्टनर करें ये चीज हो। So this is what happened. तो टिपिकली ये पूरा प्रोसेस या ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, आप इसके थ्रू देखें, इस ग्राफिक के थ्रू देखें। ये ग्राफिक स्पेशली मैंने बनाया है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी फिनटेक, स्लाइस और एनी अदर फिनटेक। ये एसबीएम बैंक के साथ पार्टनर करते हैं। दे पार्टनर विद द एसबीएम बैंक फॉर विच दे पे अ सर्टेन फी। एक फीस देते हैं, पार्टनर करने की फीस देते हैं। उसके एक्सचेंज में एसबीएम बैंक के पास जो बैंकिंग लाइसेंस है, उस बैंकिंग लाइसेंस के तहत जो सर्विसेज होनी चाहिए वो एसबीएम बैंक प्रोवाइड करता है। तो इट यूजेस इट्स बैंकिंग लाइसेंस ऑब्वियसली, और एसबीएम बैंक वो सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है जो कि फिनटेक डिमांड करती है। जैसे क्रेडिट सर्विसेज हो गई, लोन सर्विसेज हो गई, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज हो गई। तो ये एक बैंक ही प्रोवाइड कर सकता है, वो बैंक ये है। दिस प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द फिनटेक्स। वो फिनटेक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फिनटेक जो है इन सर्विसेज को आगे अपने कंज्यूमर्स को कमिट करती है। सो इट ऑफर्स सर्विसेज टू कस्टमर्स, चार्जेस फीस फ्रॉम द कस्टमर्स, फीस चार्ज करते हैं, और फिनटेक्स भी प्रॉफिटेबल है, एसबीएम भी प्रॉफिटेबल है। दे शेयर सम परसेंटेज ऑफ फीस टू एसबीएम बैंक और बाकी खुद रखते हैं। सो फिनटेक्स हैव आल्सो मेड मनी, एसबीएम हैज आल्सो मेड मनी, एंड बॉब्स योर अंकल, एवरीथिंग इज फाइन, ग्रेट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ये चीज होती है। तो इसको देखते हुए हुआ क्या कि अब आरबीआई ने उस पर पर्दा डाल दिया। आरबीआई ने उस पर पर्दा कैसे डाला, ये चीज सवाल है। आरबीआई ने एसबीएम इंडिया की एक्टिविटीज पे, कुछ एक्टिविटीज पे रोक लगा दी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि एसबीएम इंडिया की एक्टिविटीज पर रोक लग गई, अगर यही चीज फॉल्टी है, इसी पर रोक लग गई, तो फिनटेक को सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? फिनटेक तो अपने आप बैठ जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएगी, 6 महीने में फिनटेक बंद हो जाएगी, क्योंकि अब सर्विसेज ही नहीं हो रही आपके पास। आपकी सर्विसेज इनडेफिनेटली सस्पेंड हो गई। एसबीएम के खिलाफ ऑर्डर आने पे दे हैव बीन इनडेफिनेटली सस्पेंडेड। सो अमंग देम हैज बीन इंपैक्टेड, एक जो प्रोडक्ट, एक जो स्टार्टअप है फिनटेक नियो, वो इंपैक्टेड है, जो कि फॉरेक्स कार्ड इशू करता था, नियो ग्लोबल कार्ड, थ्रू एन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद एसबीएम इंडिया। एसबीएम इंडिया पे रोक लगा दी गई, तो नियो ने अपने फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस पे पूरी तरह रोक लगा दी, बंद कर दी। The decision by the regulator is expected to impact several Indian travelers currently abroad who won't be able to access funds, क्योंकि रोक लगी हुई है, through their cards, or will be facing failed transactions, creating anxiety. Further, some of these cards, such as Neo, are also part of corporate spending or company policies, leaving the user in a fix. तो वो चीज यूजर को एक ऐसी सिचुएशन में ले आती है जो कि उसको चिंता करवाए। तो फिनटेक्स जो है इस बात को लेके बहुत परेशान है। दे माइट बी गेटिंग अ लिटिल वरिड अबाउट आरबीआई ऑर्डर अगेंस्ट द बैंक, क्योंकि उनका पूरा धंधा, पूरा बिजनेस एक फिनटेक कंपनी का एसबीएम के लाइसेंस पे डिपेंडेंट है, और एसबीएम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है, इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दिस वन ऑब्सक्योर फॉरेन बैंक। एंड इफ द बिजनेस इज डिपेंडेंट, सो आर देयर वैल्यूएशंस। तो अगर वो बिजनेस नहीं आएगा तो वैल्यूएशन नहीं आएगी, नेक्स्ट राउंड में फंडिंग नहीं आएगी। स्टार्टअप तो है ही वैल्यूएशन का गेम, रेवेन्यू तो चाहिए नहीं। And that doesn't inspire a lot of confidence, especially when things go wrong as they did for Neo. इसका एक प्रूवन एग्जाम्पल है येस बैंक के केस में। इट हैज द प्रूवन एग्जाम्पल, और येस बैंक के केस में भी ऐसे ही इसी तरीके से प्रॉब्लम हुई थी। तो फिनटेक्स क्या कर सकते हैं? These fintechs might try to hedge their bets and go hunting for another banking partner. तो ट्रेडिशनल बैंकिंग पार्टनर के पास जाओगे, मे बी लाइक फेडरल बैंक, which has also been quite the favorite among fintechs. तो फेडरल बैंक के पास जा सकते हो। रिमेंबर व्हेन अ कपल ऑफ इयर्स अगो व्हेन द आरबीआई ब्लॉक्ड विथड्रॉल्स फ्रॉम येस बैंक, तो क्या हुआ था? व्हाट हैड हैपेंड? तो येस बैंक के ट्रांजैक्शंस पे आरबीआई ने रोक लगाई थी, एंड इट बिकेम, और फोन पे जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, इट हैड टू शिफ्ट टू अनदर बैंक बाय द नेम ऑफ आईसीआईसीआई ओवरनाइट। उसको ओवरनाइट जो है आईसीआईसीआई बैंक तक शिफ्ट करना पड़ा। तो ये चीज पास्ट में हो चुकी है, और पास्ट में एक फिनटेक कंपनी इस प्रॉब्लम भी फेस कर चुकी है, तो उसको लेकर उसके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। तो अब एसबीएम क्या कर सकता है? अब एसबीएम आरबीआई के रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में पड़ सकता है, या कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है कि क्या किया जाए।
bankers and experts say that bank may work towards compliance with procedures and seek to have the ban removed as soon as possible. Experts का मानना यह है that the ban will be removed as soon as SBM Bank complies with all the procedures laid down by the central bank and other authorities. तभी उनका LRS जो है रिज्यूम होगा, तभी उनकी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस जो है वो रिज्यूम हो पाएंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एंड दिस इज व्हाट द एंटायर इशू इज. ये इशू है. आई होप आपको ये इशू इंटरेस्टिंग लगा हो, बिकॉज ये इशू इंटरेस्टिंग है. हमारे कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें. इसके एडिशन में हिंदी माध्यम का कोर्स भी लाइव है. इंग्लिश मीडियम में जीएस फाउंडेशन बैच जो है 2024 का वो भी लाइव है. एसआईपी वालों बैच शुरू हो गया है, इसको आप ज्वाइन करें. ये सारे के सारे कोर्स डिस्काउंटेड प्राइसेस पे हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव. सांघी लाइव इज माय कोड. इस कोड को यूज करें और मैक्सिमम बेनिफिट पाएं अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे. सो गाइज, लेट्स समराइज द टॉपिक इन अंडर 1 मिनट. 1 मिनट के भीतर पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज हमने अभी तक पढ़ी है. लेट्स हैव अ लुक. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस activities being banned by RBI in India. SBM, together with its subsidiary business in Kenya, Mauritius, Madagascar and India, is called as the SBM Group. SBM India Limited जो है वो SBM की इंडियन सब्सिडरी है, जिसको 2018 में फाइंड किया गया था. RBI ने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस LRS के अंतर्गत SBM इंडिया के बैन टेम्पररी एक रोक लगाई है, क्योंकि यहां पे कंप्लायंस इश्यूज को एक रीजन साइट किया गया है. Non-compliance with certain issues, which is why this has been done. प्रॉब्लम ये हुई है कि SBM इंडिया के साथ कई सारे फिनटेक कंपनीज ने पार्टनर करा और फिनटेक कंपनीज जो बैंकिंग सर्विसेज चाहती हैं वो SBM इंडिया प्रोवाइड करती है. तो SBM इंडिया पे रोक लगी. उसकी वजह से भारत में 40 से ऊपर फिनटेक कंपनीज की ऑपरेशंस पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई हैं. मेनी फिनटेक्स हैव टाइड अप विद द बैंक, अफेक्टिंग द बिजनेस. उनका बिजनेस हेविली अफेक्टेड है. तो ये चीज है. तो SBI जो है, SBM जो है वो फिनटेक्स को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस यूज करने को देता है और भी कई सारी सर्विसेज देता है. ऑनलाइन वॉलेट की सर्विस है, क्रेडिट की सर्विस है. तो ये सारी सर्विसेज जो है खत्म हो गई. स्टार्टअप्स आर अफेक्टेड, देयर वैल्यूएशंस आर अफेक्टेड, देयर नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग इज अफेक्टेड. नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम टू सी कि SBM किस तरीके से एक्ट करने वाला है. आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा. आप जो है आप इसकी PPT यहां से डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम हैंडल है मेरा आयुष सांघीज IAS Academy. That would be all, everyone. Thank you so much. See you in the next video. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.